तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे गुड नाइट क्लास का दूसरा दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या होते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एक पार्ट जो देख चुके हैं गुड नाइट स्टडीज का, तो वो पीवाईक्यू आप पीवाईक्यू नामक प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और उसके बाद से ये आज का हम ये 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो डेली हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सोने से पहले, जिससे कि हम 2026 का जो हमारा पीटी होने वाला है उसके लिए हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा या तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा और अपना खुद का मूल्यांकन खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से है। इसमें पूछा गया है कि इसके साधन क्या है। तो पहला है कि परिप्रेक्ष्य इसका है या प्रत्याशी को वापस बुलाना। तीसरा है पहल और चौथा है जनमत संग्रह। तो हमें सही उत्तर का जवाब देना है इसमें से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन क्या क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं। तो ये जो चारों ही हमारे जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो कहाँ पे है, किस देश में अगर कहा जाए तो ये स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो कानून बनाए जाते हैं वो मतदाताओं से सीधे मतदान के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पहल की बात करें वहीं पहल की बात करें हम, तो पहल ये होता है कि जैसे विधानसभा में पहले विधेयक लाया जाएगा और फिर अधिनियम बनेगा। ठीक है, तो ये अपनी जो प्रोसेस है वो बनाई जाती है। इसके बाद है प्रतिनिधि को वापस लाना, जो प्रत्याशी है उसे वापस लाना। ठीक है, रिकॉल का प्रोसेस। ठीक, और जनमत संग्रह, ये सभी ही क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर कि निम्नलिखित में से हमें विचार करना है कि और बताना है कि संविधान की संघीय विशेषता क्या है। ठीक है, हमें तो संघीय विशेषता के बारे में, तो पहला है इसमें कि लिखित संविधान है, लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन, एकीकृत न्यायपालिका और लचीला संविधान। तो हमें संघीय संविधान की विशेषता बताना है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें देखिए लिखित संविधान होता है, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा है कि क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक, तीसरा फोर्थ नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कठोर संविधान होता है। ठीक, कठोर संविधान होता है। ठीक है, और क्या क्या विशेषता है संघीय शासन की। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका द्विसदनी विधायिका होती है। ठीक है, एक यहाँ पे और होता है कि द्विसदनी, यहाँ पे क्या होता है, द्विसदनी यहाँ पे विधायिका होती है। ठीक, विधायिका होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पे क्या होती है, शक्ति का क्या होता है बंटवारा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित किस अधिनियम से पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में हमें जानना है। तो भारत शासन अधिनियम 1992 के द्वारा, या भारत परिषद अधिनियम 1961 द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, या 1909 के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा 1861 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली की। तो जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, इसे 1861 के तहत मान्यता दी गई थी। ठीक है ना, 1861 के तहत इसमें क्या होगा, मान्यता दी गई। ठीक है, लेकिन ये लाई कब गई, तो ये 1859 में लाई गई। किसके द्वारा लाई गई, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाई गई। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाई गई। ठीक है, और इसको मान्यता कब मिली, 1861 के संविधान से, अधिनियम से। ठीक है, अब ये होती क्या थी भाई, इसमें होता था कि एक जो वायसराय होते थे, ठीक है, वायसराय के परिषद का कोई सदस्य है, वो किसी सरकार के किसी एक विभाग का, ठीक है, प्रभारी बना दिया जाता था। जो वायसराय के परिषद का सदस्य होता था उसको, ठीक है ना, वायसराय परिषद के सदस्य जो होता था उसको किसी विभाग का क्या बना दिया जाता था, उसको विभाग का प्रभारी बना दिया जाता था। ठीक है ना, तो जब वो उस विभाग का प्रभारी हो जाता था तो इसके निर्णय ही, मतलब सदस्य के निर्णय ही क्या होते थे, अंतिम होते थे। ये विभाग से संबंधित जो भी निर्णय लेगा। ठीक है, तो यही थी एक पोर्टफोलियो प्रणाली जिसे 1859 में कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, फिर बात करते हैं कि भारतीय संविधान के
संशोधन की प्रक्रिया में संदर्भों में निम्नलिखित चर्चा करना है, ठीक है, कथनों पर विचार करना है। पहला है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा के किसी भी निजी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 268 के तहत संवैधानिक संशोधन को मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, हमें सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, ठीक, तो अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें बोला गया है कि जो निजी सदस्य है वो पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ये गलत है क्योंकि किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया जा सकता है? पुनर्स्थापित किया जा सकता है निजी सदस्य के द्वारा। दूसरा हमारा जो है बिल्कुल सही है, मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन किया जाता है ना, तो उसे चुनौती दी जा सकती है, एकदम सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जो मराठी भाषा के साथ आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस भाषा समूह को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई? ठीक है, तो अभी जो हमारी शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी भाषाओं का हैं, शामिल हैं। ठीक है, जो पुरानी है वो अलग, जो अभी 2024 में, ये 2024 में कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी जोड़ी गई है। तो पहली तो है मराठी, दूसरी अपनी जोड़ी गई है प्राकृत, ठीक है, तीसरी है पाली, ठीक, चौथी है असमिया, ठीक है, कौन सी है? असमिया। और पांचवी है आपकी बंगाली। ठीक है, तो ये भाषाएं जो है अभी 2024 में जोड़ी गई हैं। अब इससे पहले बात कर लेते हैं कि इससे पहले और कौन कौन सी भाषा है। तो इससे पहले 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। ठीक है, जिसमें पहली थी तमिल। इसे कब दिया गया? तो इसे 2004 में दिया गया। ठीक है, फिर आती है आपकी संस्कृत। संस्कृत को कब दिया गया? तो 2005 में दिया गया। ठीक है, फिर तेलुगु, ये भी 2005 की है। ठीक, इसके बाद कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ भाषा जो है ये 2008 की है। और मलयालम, ठीक है, मलयालम ये है 2013 की। फिर है उड़ीसा, उड़िया भाषा, ये है 2014 की। तो ये 6 भाषाओं को पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका था, और अभी मराठी, प्राकृत, पाली और असमिया को और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का क्या दर्जा दिया गया है। इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाता है देख लेते हैं हमें, है ना। तो तमिल यहाँ है, संस्कृत है, कन्नड़ है, पाली है, तो ये तो हो गई। ठीक है, फिर कश्मीरी, तो ये गलत हो गया, कश्मीरी नहीं है। हिंदी भी नहीं है, ये गलत हो गई, लेकिन ये दोनों है। ठीक है, फिर पंजाबी, ये गलत हो गया। ठीक है, और ये तीनों भाषा है। फिर यहाँ गुजराती, और ये तीनों भाषा है। ठीक है, ये मतलब अभी हाल में तो नहीं है लेकिन पहले की है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और प्राकृतिक, तो ये शास्त्रीय भाषा है। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई है? तो अभी 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई, 6 6 5 कितना हो गया? टोटल अपनी हो गई 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सभी का लिख दिया है। और इसके मापदंड क्या होते हैं? तो मापदंड ये होता है कि 1500 से 2000 साल पुरानी हो, है ना, प्राचीन ग्रंथों से, लेखों एवं ग्रंथों से उसका प्रणाम मिलता हो, कि मतलब प्रमाण मिलते हो, और समुदाय दर पीढ़ी द्वारा विरासत हो अपनाई गई हो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बोल रहे हो। तो ये 3 मापदंड है इसके। ठीक है, और अभी हाल में जो जोड़ी गई है ये है पांचों। ठीक, और ये पुरानी वाली। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है राजनीतिक तत्व, हमारे डीपीएसपी से क्वेश्चन। भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि, ये हमें बताना है क्यों उपयोगी रहे हैं। ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। ये विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करते हैं जो न्यायालय की सहायता करते हैं। ठीक है, ये सत्तारूढ़ी दल की राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से अपनी कौन सोचे, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, उपयोगी रहे हैं किस लिए? कि नया सामाजिक आपका आर्थिक मूल ढांचा बना रहे। ठीक है, संवैधानिक इसकी वैधता निर्धारित रहे न्यायालय द्वारा, तो सहायता करते हैं, है ना, और सत्तारूढ़ी दल से परे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर इसका तीनों सही है। ठीक है, अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन से 1949 में हस्तांतरित संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसमें बोला है प्रस्तावना में कौन से ऐसे मतलब शब्द थे जो
जो 1949 जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम में शामिल नहीं था, मूल संविधान में नहीं थे। तो इसमें हमें सही कथन बताना है, ठीक है। तो मूल तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना में देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो ये तो शामिल है, ठीक। तो अभी जो जोड़े गए हैं वो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये अपनी प्रस्तावना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कि गणतंत्र पहले से था, संप्रभु पहले से था, लेकिन अभी समाजवादी जोड़े गए हैं और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं। तो ये दोनों नहीं होंगे, बाकी अपना 1 और 2 सही आंसर हो जाएंगे। इस हिसाब से अपना आंसर नंबर, 1 मिनट सॉरी, इसमें पूछा है कि कौन सही है, सही है। तो सही ये वाला है 3 और 4, है ना, मतलब ये उद्देश्य शामिल नहीं थे, बाकी ये दोनों भी शामिल थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपनी उद्देश्य का है संविधान की। अब ये आता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के बारे में। इसमें पूछा गया कि कौन से इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। पहला है जेपी कृपलानी, दूसरा है केएम मुंशी, और तीसरा है सैयद अहमद सदातुल्ला, और चौथे हैं टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन नहीं थे। तो जैसा कि ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो तो हमारे अम्बेडकर साहब थे, ठीक है, जिनकी बड़ी सुंदर सी फोटो यहाँ पे लगी हुई है, संविधान की किताब लिए हुए बैठे हुए, है ना। और इसमें कौन कौन थे, तो इसकी मतलब और अन्य सदस्य कितने थे, तो टोटल इसमें 7 थे अम्बेडकर जी को लेकर, जिसमें एक थे एन गोपालाचारी, ठीक है, एक थे एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, ठीक है। दूसरे थे अलादी अलादी कृष्णा स्वामी, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी थे। फिर डॉक्टर के एम ये आपके मुंशी साहब थे, है ना, सदुल्ला टी एम कर्मचारी ये भी थे, है ना। और अन्य क्या थे, तो एक एन माधवन थे, ठीक है, माधव राय थे, ठीक है। के एम मुंशी हो गए, और आपके सैयद अहमद हो गए, है ना, और अल्लादी कृष्णा स्वामी हो गए, ठीक है। तो ये टोटल 7 सदस्य थे इसमें, ठीक है। इसमें कौन नहीं थे, तो जेपी कृपलानी नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। फिर आता है 19, हाल ही में जो चतुष्पक्षीय क्वाड का जो बैठक हुआ है, 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है, उन देशों में समूह कौन कौन से मतलब देश के सदस्य हैं ये बताना है, क्वाड के सदस्य देशों के नाम बताना है, ठीक है। तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए, थोड़ा इसका डिटेल से हम जान लेते हैं क्या है क्वाड। तो क्वाड जो है सबसे पहली बार कब आया, क्वाड का गठन जो होता है सबसे पहली बार क्वाड का गठन 2004 में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हिंद महासागर था हमारा, ठीक है, उसके आसपास जो है क्या हुई, सुनामी आई, जिससे प्रभावित देशों को मदद करने के लिए क्वाड का गठन किया गया, ठीक है। इसमें 4 सदस्य थे, कौन कौन थे भाई, तो भारत था, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 4 देश मिलकर इसका गठन किए, ठीक है। 17 में इसकी पहली बार 2017 में इसकी पहली बार जो है आधिकारिक बैठक होती है। कहाँ पे होती है, तो फिलीपीन में होती है। कहाँ पे होती है बैठक, फिलीपीन में होती है पहली आधिकारिक बैठक, ठीक है ना, आधिकारिक बैठक। अभी हाल में 2025 में कहाँ पर हुई है, तो 2025 में जुलाई में 1 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में हुई है। कहाँ, वॉशिंगटन डीसी में हुई है, ठीक है जी हमारा। और यहाँ पे अभी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो यूएस इसकी अध्यक्षता कर रहा था, ठीक। इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य तो पहला है कि साइबर सुरक्षा करना, ठीक है। दूसरा समुद्री सुरक्षा, ठीक। और तीसरा जो अपना है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु चुनौतियों का सामना करना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक। और अभी यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इसका क्या किया गया है, बैठक थी जो 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2025 में, ठीक। तो इसमें कौन कौन देश शामिल है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ये देख सकते हैं कि क्वाड के सदस्य देश कौन कौन है, इधर इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, और इधर यूएसए है। तो ये जो अपना ये हिंद महासागर है, ठीक है, अपना ये हिंद महासागर है, ये वाला एरिया, इस एरिया में ये जो सदस्य यहाँ पे सुनामी की वजह से इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है। ठीक है, ठीक। तो पहले जान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, लगता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? कौन घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ठीक है। अब इसके अनुच्छेद जो है 358, इसमें कहा गया है कि यदि अ, बाह्य विद्रोह है ना, या युद्ध जैसे कोई परिस्थिति होती है, ठीक है ना, युद्ध या कौन सा बाह्य आक्रमण यदि होता है, तो जो अपने आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, इसकी जो 6 प्रावधान हैं, ये क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, ये निलंबित हो जाएंगे। फिर आर्टिकल इसी का हो जाता है 359, कहता है, ठीक है, ये कहता है कि 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी प्रावधान निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। इनमें कुछ प्रतिबंध लगाया गया, जैसे 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें प्रतिबंध लगाया गया किसका? आपके बाह्य युद्ध का, 44वां 44 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो आपातकाल के दौरान विधि बनाई गई, ठीक है, उनमें ही ये प्रावधान लगेंगे। ये नहीं कि जो पुरानी विधियां हैं उनके अनुसार कोई सजा दे दो किसी को, या किसी के मतलब मूल अधिकारों का हनन करो। ठीक है, तो आर्टिकल 59 में, जो 359 में सीधे कहा गया है कि फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं होगा, बल्कि उनके परिवर्तन, मतलब उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ठीक है, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, उनके प्रति आपको न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो निलंबित नहीं होते हैं, क्या होते हैं? प्रवर्तन निलंबन होता है उसका। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का। अच्छा, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या अपन। स्वतः निलंबित हो जाता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति मूल अधिकार प्रवर्तन के लिए न्यायालय के अधिकार को निलंबित कर सकता है, ये भी सही है ना। तो इसके दोनों ऑप्शन ही सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सही पूछा है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे गलत हो जा रहा है, एक मिनट, है ना, स्वतः निलंबित हो जाएगा। अच्छा, ये सशस्त्र विद्रोह पूछा है, सॉरी। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह जो होगा उसमें जो आर्टिकल 19 है वो निलंबित नहीं होगा। ये किस में निलंबित होगा? युद्ध होगा अगर कोई, या बाह्य आक्रमण के आधार पर। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, केवल और केवल बी आंसर सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के सीरीज नहीं देखी है, पहले डे का, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।